पिछली वीडियो में बात कर रहे थे डेरिवेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस की। हमने वर्क डन की तो जनरल डेफिनेशन देखी थी, मगर अब हमें वर्क डन की आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जनरल डेफिनेशन नहीं देखनी है। अब हमें वर्क डन की आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ डेरिवेशन देखनी है। सो ये कंडीशन के साथ वर्क डन का हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, सेम स्टार्टिंग सेम वैसी ही है, स्टार्टिंग सेम बिल्कुल वैसी ही जैसे हमने जनरल फॉर्मूला देखा था जब डेरिवेशन देखी थी वर्क डन की, बिल्कुल वैसी ही डेरिवेशन यहाँ पर भी स्टार्टिंग में, बस कंडीशन लग गई है यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस इज सच अ प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, इन अ गिवन वेसल connected with a piston P, capital P, and here initial volume is V1, and when pressure is applied, final volume becomes V2, and so that the displacement is dx, क्योंकि partial displacement है इसलिए मैं d लगा रही हूँ, dx लगा रही हूँ, इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना अभी। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम वाज V1, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी V2, बट एरिया जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज नहीं करेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। प्रेशर जब अप्लाई करेंगे उसकी वजह से वॉल्यूम चेंज होगा, एरिया चेंज नहीं करेगा। हमें वर्क का फॉर्मूला पता है क्या होता है, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है इसलिए मैं माइनस लिखूंगी, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने देखा पार्शियल डिस्प्लेसमेंट dx, एंड क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज पार्शियल, हाइट इज पार्शियल, दैट इज व्हाई वर्क डन विल बी आल्सो पार्शियल, एंड इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूंगी। ठीक है, देन आगे आप देख रहे हो स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है। वी नो दैट pressure is equal to force upon area, pressure equals to force upon area। अब फोर्स का यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई प्रेशर इंटू एरिया, अब प्रेशर इंटू एरिया आ गया फोर्स के इक्वल। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, dw equals to minus of p dot a dot dx, एंड इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें दोबारा एक चीज लिखूंगी, वी नो दैट वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, एंड लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज एरिया इनटू हाइट। क्योंकि हाइट पार्शियल है dx है एंड एरिया ए से डिनोट करते हैं एरिया को, इसलिए वॉल्यूम को भी मैं dv लिखूंगी, एंड दिस इज द वैल्यू फॉर dv, दैट इज a डॉट dx। अब यू कैन सी इक्वेशन नंबर सेकेंड में a डॉट dx है, सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, dw इक्वल्स टू माइनस ऑफ p a डॉट dx की जगह dw वॉल्यूम, पार्शियल वॉल्यूम, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ तक तो पूरी बात सेम थी हमारी, जैसे कि हमने डेरिवेशन देखी थी पिछले वीडियो में वर्क डन की जनरल डेरिवेशन देखी थी, जनरल फॉर्मूला देखा था वर्क डन के लिए, उसकी डेरिवेशन जो देखी थी यहाँ तक वो बिल्कुल सेम थी। अब इसके आगे इंटीग्रेशन का तरीका थोड़ा अलग होगा, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। फ्रॉम आइडियल gas equation, that is PV equals to nRT। P किसके इक्वल आ जाएगा, nRT अपॉन V के, V को मैंने RHS में भेजा है, डिवाइड हो गया। So putting this value of P in equation number third, we will get
डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन आर टी अपॉन वी डॉट डी वी. नाउ इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू. लिमिट्स लगाएंगे. डब्ल्यू क्या है, वेरिएबल है, इसकी लिमिट्स 0 टू डब्ल्यू. पहले वर्क डन नहीं किया था, कोई वर्क नहीं किया था, तब 0. जो फाइनल वर्क डन है वो डब्ल्यू मान लिया. एंड नाउ इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन आर टी. क्योंकि वेरिएबल v है इसलिए मैं इसको इंटीग्रेशन के अंदर ले रही हूँ 1 अपॉन v, क्योंकि v डिनोमिनेटर में dv. और लिमिट्स क्या है v की, v1 v2. पहले वॉल्यूम v1 थी, बाद में v2 होगी. एंड नाउ w इक्वल्स टू, w की साथ में ये इंटीग्रेशन आ गई और इसकी लिमिट्स तो हम लगाएंगे 0 टू w. माइनस एन आर टी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1 अपॉन वी विद रिस्पेक्ट टू डी वी. इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग बेस ई. लॉग बेस ई, बेस में ई लगाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप ऐसे नॉर्मल लॉग लिखोगे ना तो वो टैंजेंट लॉग हो जाएगा. लॉग बेस 10 होता है वो. ये दोनों चीजें इक्वल है. एंड एल एन नेचुरल लॉग जो होता है वो लॉग बेस ई होता है. ठीक है, ये बात याद रखना. सो इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग ई, और यहाँ पे वेरिएबल v है इसलिए आगे क्या आ जाएगा v. एंड लिमिट्स लगाना नहीं भूलनी है v1 टू v2. आप सिंपल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एन आर टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, w इक्वल्स टू माइनस एन आर टी लॉग v2 लॉग बेस ई v2 माइनस लॉग बेस ई v1. अब इसके लिए ना हमारे पास लॉगरिथम का एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला पता होगा. दैट इज, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लॉग m प्लस एन, लॉग m माइनस लॉग n. इस फॉर्म में आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, लॉग m माइनस लॉग n. ये लॉग m बाय n के इक्वल होता है. ठीक है, सो यहाँ पे m बाय n क्या है, m और n क्या है, v2 अपॉन v1. ठीक है, लॉग बेस e v2 अपॉन v1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉग m अपॉन n. लॉग बेस m अपॉन n, लॉग बेस कुछ भी हो सकता है. ये फॉर्मूला हमारे पास 3 फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए. एंड ये कुछ वैल्यूज है जो कि आपको ये भी याद होनी चाहिए. ठीक है, w इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूंगी, लॉग बेस e को ना, अगर आपको इस लॉग को, नेचुरल लॉग को टैंजेंट लॉग में लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है ना अगर आपको, तो उसके लिए हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर है 2.303. ये इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको लॉग बेस ई को, तब आपके पास लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा. ये वैल्यू लॉग बेस ई की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी लॉग बेस 10 में. माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस 10. लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में कैसे कन्वर्ट किया, ये कन्वर्जन फैक्टर लगा के. एंड v2 अपॉन v1. ठीक है, अब हमें पता है, तो ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया ना आइसोथर्मल प्रोसेस. बट हमें ये चीज पता है ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट होता है. क्योंकि वॉल्यूम जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी कम वॉल्यूम हो जाएगी, जितना कम प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो PV को अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना चाहूँ तो K लगा के 1 अपॉन P एंड PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्योंकि K इज कॉन्स्टेंट. तो PV कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 यहाँ पे लिखा. ये वर्क है. एंड मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1. बिल्कुल लिख सकती हूँ, P2 को यहाँ पे भेज दिया, V1 को यहाँ पे भेज दिया. अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे V2 अपॉन V1 है ना, तो V2 अपॉन V1 की जगह मैं P1 अपॉन P2 लिख सकती हूँ. बिल्कुल लिख सकती हूँ, ये नहीं लिख सकती हूँ. इक्वल बताया मैंने अभी. W इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT लॉग P1 अपॉन P2.
मैंने V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिख दिया। एंड नाउ दिस और दिस is the work done formula in isothermal process, work done का formula in isothermal process। Remember, ये बताऊँ क्या हेल्प, इसके हेल्प क्या होगी, इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प क्या होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में अगर आपको बताया होगा कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर 27 डिग्री सेल्सियस ही लिखा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट बताया आपको, तो एक तो ये हो गया, मतलब कि इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है और आपको वर्क डन निकालने के लिए बोला है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस से, और आपको वर्क डन निकालने को बोला है। और अगर आपको वॉल्यूम दिया है कि यहाँ से इतने वॉल्यूम रेज हो गया, या फिर वॉल्यूम कम हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो V1 V2 आपको दिया होगा अगर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे फॉर वर्क डन निकालने के लिए। अगर आपको P1 और P2 दिया होगा, प्रेशर बताया होगा, पहले इतना प्रेशर अप्लाई किया, आप इतना प्रेशर अप्लाई किया, और वर्क डन निकालने को बोला होगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे वर्क डन निकालने के लिए। ठीक है, नाउ अब तो ये हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा वर्क डन का फॉर्मूला। अब हम देखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला इन, अभी वर्क डन के फॉर्मूले हमने बहुत देखने हैं, वर्क डन फॉर्मूला कंडीशंस के साथ देख रहे हैं ना, इन आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बार, बताऊं क्या होता है, बार प्रेशर का यूनिट होता है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट मतलब कि P इज कांस्टेंट। नाउ तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज P डेल्टा V, ये सबको पता है। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, इट मीन्स W इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V का मतलब V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन भी पता है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, P डेल्टा V इक्वल्स टू nRT। अब मैंने ये क्या किया, मैंने P डेल्टा V किया। अच्छा, वॉल्यूम को मैंने वॉल्यूम के साथ डेल्टा लगाया अगर, तो टेम्परेचर के साथ डेल्टा क्यों लगाया, तो आपको मैं बता दूं, एक लॉ होता है चार्लिस लॉ, जिसके अकॉर्डिंग वो कहता है चार्लिस लॉ कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा टेम्परेचर, या जितना कम वॉल्यूम उतनी कम टेम्परेचर। मतलब कि वॉल्यूम फिक्स मास ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये कहता है चार्लिस लॉ। एट कांस्टेंट प्रेशर पे फिक्स मास ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये कहता है चार्लिस लॉ। और चार्लिस लॉ के अंदर ही आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो यही तो कहता है कि प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तब वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो मतलब कि देखो, वॉल्यूम जितनी ज्यादा उतना ज्यादा टेम्परेचर, वॉल्यूम जितनी कम उतनी कम टेम्परेचर। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती, अगर वॉल्यूम के आगे मैंने डेल्टा V लगाया है तो टेम्परेचर के आगे डेल्टा T नहीं लगा सकती, दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे ऐसा किया। अब एक चीज आप देख रहे हो, P डेल्टा V वैल्यू डालो ना nRT, वर्क डन के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। लो जी, वर्क डन के लिए इन आइसोबैरिक प्रोसेस हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज माइनस ऑफ nR डेल्टा T। एंड डेल्टा T क्योंकि हम ऐसे नहीं लिख सकते, कोई इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है आपके पास नहीं, T2 माइनस T1, डेल्टा T को मैं T2 माइनस T1 भी लिख सकती हूँ। तो दिस इज वर्क डन का फॉर्मूला इन आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आपको एवोगाड्रो लॉ भी पता होगा, नहीं पता बता देती हूँ। एवोगाड्रो लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। यहाँ पे प्रेशर तो कांस्टेंट है मगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो करना पड़ेगा ना। तो अगली बारी मैं यही तो बता रही हूँ, एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो हमने जो देखा P डेल्टा V इक्वल्स टू nRT, nR डेल्टा T, तो मैं इसकी जगह ये लिखूँ P डेल्टा V एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग, एवोगाड्रो लॉ के चलते हुए उसको ध्यान में रखते हुए P डेल्टा V
इक्वल्स टू एन जी डॉट आर टी। टी के आगे डेल्टा क्यों नहीं लगा, क्योंकि भाई गैड्रो लॉ कहते हैं प्रेशर और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तब फिक्स मास ऑफ गैस की वॉल्यूम जो होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होती है। गैस के देख रहे हैं ना हम, गैस के लिए, इसलिए एन के नीचे जी लिखा। कौन से स्टेट ऑफ मैटर के लिए देख रहे हैं, गैस के लिए, इसलिए एन के नीचे मैंने जी लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, एंड डेल्टा है आगे, इसके आगे भी डेल्टा लगेगा क्योंकि इक्वल है। अवोगाड्रो लॉ ये कह रहा है ना, मतलब अगर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल है तो डेल्टा वी भी डेल्टा एन के इक्वल होगा, डेल्टा एन लिखना पड़ेगा। तो पी V2 माइनस V1 इक्वल्स टू, माइनस कहाँ पे रह गया हमारा, माइनस क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी देखो, अभी बात समझ आएगी। अभी देखो W इक्वल्स टू P डेल्टा V है ना, मगर माइनस, तो P डेल्टा V किसके इक्वल है, एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, मगर माइनस P डेल्टा V, W माइनस P डेल्टा V के इक्वल है और P डेल्टा V इसके इक्वल है, डेल्टा एन जी आर टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, W इक्वल्स टू माइनस N2 माइनस N1 जी, चाहे नहीं लिखो आर टी। ठीक है, अब ये क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के लिए भी ये चीज आ गई, वर्क डन का फॉर्मूला। तो हमने आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला ये देखा, ये ध्यान रखना हमने। ठीक है, तो ये तो आज की वीडियो में यहीं तक रखूंगी क्योंकि पिछली वीडियो में क्वालिटी बहुत लो थी, इसलिए मैंने ये वीडियो दोबारा बनाई। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ।